धन की प्राप्ति होगी। ठीक है, आय के स्रोत में जो है आय के स्रोत पहला है सरकारी नीतियां। कुछ परसेंटेज जो होता है, कुछ संस्थाओं को जो एडेड स्तर पर शैक्षणिक संस्था सरकार द्वारा जो स्थापित की जाती है, सरकार उनको प्रोत्साहन देने के लिए कुछ परसेंटेज जो है धन देती है, ताकि उनका समुचित शैक्षणिक विकास हो सके। और जहाँ पर विद्यालय नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल नहीं है, वहाँ पर प्राइवेट स्कूल जो स्थापित हैं, उनके माध्यम से अधिक बालक जो है पढ़ सके। उसको बढ़ावा देने के लिए जो है सरकार बहुत सी संस्थाओं को, बहुत सी शैक्षणिक संस्थाओं को वित्तीय धन देती है। परंतु वर्तमान में जो एडेड स्कूल जिसको कहते थे, एडेड स्कूल जो है सरकार ने उन एडेड स्कूलों को समाप्त कर दिया है और सरकारी और गैर सरकारी दो क्षेत्र अलग कर दिए हैं। तो जो गैर सरकारी हैं उनमें सरकार द्वारा भी समय समय पर प्रोत्साहन के रूप में राशि दी जाती है, धन दिया जाता है, जिसका वो उस शैक्षणिक संस्था के विकास में, उसको चलाने में, उसको आगे बढ़ाने में जो है काम में देता है। तो शैक्षणिक संस्थाएं जो है सरकारी निधि, सरकार द्वारा जो है पैसा दिया जाता है, सरकारी खजाने से जो आय प्राप्त होती है उसको हम सरकारी निधि कहेंगे। दूसरा है स्थानीय स्वायत्त संस्थाएं। स्थानीय संस्थाएं जो होती हैं, बड़े बड़े कंसल्ट, उन कंसल्ट में भी कुछ परसेंटेज जो होता है शैक्षणिक उत्थान के लिए निर्धारित होता है। ठीक है, जैसे नगर पालिका है, नगर निगम है, और बड़ी बड़ी जो वहाँ स्थानीय स्तर की संस्थाएं हैं, व्यापारिक संस्थान हैं, वो व्यापारिक संस्थान जो होते हैं वो अब वहाँ की शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए या विद्यालय के स्तर को ऊपर उठाने के लिए या अधिक से अधिक बालक उस शैक्षणिक निधि का लाभ प्राप्त कर सके। कुछ बालक जो पैसों के अभाव में शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते, उनके उत्थान के लिए, उनको आगे से आगे बढ़ावे देने के लिए, उनको पढ़ने के अवसर, समुचित अवसर उपलब्ध कराने के लिए जो संस्थाएं पैसा देती हैं, धन देती हैं, वो स्थानीय स्तर की संस्थाएं कहलाती हैं, जिसके माध्यम से वो शैक्षणिक संस्थाएं जो है अपना कार्य जो है पैसे के अभाव में कार्य को नहीं रोकती। तीसरा है छात्र का शुल्क। जो बच्चे हमारे विद्यालय में जो पढ़ते हैं उनसे कुछ राशि शुल्क के रूप में ली जाती है, और वह शुल्क जो है उस संस्था की, उस शैक्षणिक संस्था की आमदनी होती है, जिसके द्वारा संस्था का कार्य सुचारू रूप से चलने में सहयोग मिलता है, कर्मचारियों को वेतन देने में सहयोग मिलता है, संस्था के जो मालिक है वो भी लाभ प्राप्त करता है। तो निर्धारित शुल्क के माध्यम से जो है संस्था जो है धन की प्राप्ति करती है। और चौथा है दान। जो भामाशाह होते हैं, भामाशाह के माध्यम से भी धन की प्राप्ति होती है। वो संस्था को अधिक से अधिक संसाधन देते हैं। संस्था उनका देने का उद्देश्य है वहाँ के स्थानीय स्तर के बालक किसी भी प्रकार से शैक्षणिक रूप से पिछड़े नहीं। इस पिछड़ेपन के उत्थान के लिए जो है दानदाता जो है धन देते हैं, और उसके द्वारा जो है प्राप्त धन होता है वो संस्था की शैक्षणिक उन्नति के लिए काम में लिया जाता है।
सिद्धांत। वित्त प्रबंधन के सिद्धांत में पहला सिद्धांत है विद्यालय का वित्तीय प्रबंधन साधारण रूप में प्रसंगानुकूल प्रदत्त सामग्री का सही ढंग से संगठन। विद्यालय का वित्तीय प्रबंधन साधारण रूप में प्रसंगानुकूल प्रदत्त सामग्री का सही ढंग से संगठन किया गया। जो भी विद्यालय के अंदर संसाधन है मानवीय और भौतिक, उन संसाधनों का समुचित उपयोग करके आय की व्यवस्था को बढ़ाना संस्था का एक उद्देश्य होता है, क्योंकि कोई भी संस्था जो है व्यापार के उद्देश्य से खोली गई है और व्यापार का उद्देश्य है लाभ प्राप्त करना। तो लाभ प्राप्त करने के लिए जो भी संसाधन है उसका अधिक से अधिक यदि हम उपयोग करेंगे तो संस्था प्रगति करेगी, और जब संस्था प्रगति करेगी तो उसका आय का स्रोत भी सक्षम होगा। प्रगति से यहाँ तात्पर्य ये है कि जो संस्था वित्तीय रूप से सॉलिड होती है, अच्छी होती है, उसका भविष्य भी उज्जवल होता है, और क्योंकि वो और आगे नए नए संसाधनों को उपलब्ध कराने के अवसर भी जुटा सकता है। आगे जो है अपने कर्मचारियों को अधिक वेतन दे सकता है, अधिक उनसे काम करा सकता है, अधिक संसाधन उपलब्ध करा सकता है। ये एक संस्था का उद्देश्य माना गया है। इसमें लिखो वित्तीय प्रबंधन में सही लेखा जोखा रखना अत्यंत आवश्यक है। निम्नलिखित क्षेत्रों का सही रूप में कार्यपूर्ण रिकॉर्ड रखने पर निर्भर
करता है जो निम्न है। पहला है शिक्षक पर्यवेक्षक, शिक्षक एवं पर्यवेक्षक। जो शिक्षक है और जो वहां पे ऑब्जर्वर है उनका रिकॉर्ड, ठीक है। दूसरा है अन्य कर्मचारी, अन्य कर्मचारी। तीसरा है अन्य कर्मचारी, तीसरा है विद्यार्थी, विद्यार्थी। चौथा है बजट। पांचवा है व्यय व आय, आय व्यय मतलब। छठा है आंतरिक लेखांकन। सातवां है पुस्तकें। आठवां है विद्यालय की संपत्ति। और 9 है विद्यालय के खाते, अकाउंट। की प्रसंगा अनुकूल प्रदत्त सामग्री का सही ढंग से संगठन। उसके अंतर्गत जो है पहला है शिक्षक एवं पर्यवेक्षक। जो वहाँ पर शिक्षक कार्य कर रहे हैं उनका कार्य के ऊपर कितना पैसा लगेगा, कितनी साल भर की उनकी वो सैलरी देनी है, उसका हिसाब इसके अंतर्गत आएगा। अन्य कर्मचारी जो और फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड के कर्मचारी हैं उनकी जो है कितना वेतन देने में हमारा पैसा जाएगा, उनका रिकॉर्ड। विद्यार्थियों से कितनी आय होगी, ठीक है, और उस पर बजट जो उसकी बजट बनाया जाता है। आय व्यय का जो ब्यौरा होता है बजट के अंतर्गत रखा जाता है। आंतरिक लेखांकन जो अकाउंटेंट जो अकाउंट मेंटेन करता है उस संस्था का। पुस्तकें, विद्यालय की संपत्ति और विद्यालय के खाते इत्यादि सब इसके अंतर्गत रखे जाते हैं, जिसको व्यवस्थित करके एक संस्था अपने अकाउंट को मेंटेन करती है। और यदि संस्था का अकाउंट सही रूप में मेंटेन होता है तो संस्था जो है हमेशा लाभ प्राप्त करती है। दूसरा सिद्धांत है अच्छे वित्तीय प्रबंध के आधार। कि एक अच्छा अकाउंटेंट होने के लिए या अच्छी वित्तीय मैनेजमेंट करने के आधार बेस क्या है? सही समझ बूझ होना। हम घर गृहस्थी भी चलाते हैं तो आपको ध्यान हो कि हम आमदनी हमारी कितनी आएगी, उसी के अनुसार हम बजट मेंटेन करते हैं। यदि हम ऐसा नहीं करते तो हमको आर्थिक रूप से बहुत परेशानी, मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है। तो किसी भी संस्था को वित्तीय रूप से सक्षम बनाने के लिए, सॉलिड बनाने के लिए उसके वित्तीय प्रबंधन की जो व्यवस्था है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए वो संस्था अकाउंटेंट, सीए और भी जो बजट मेंटेन करते हैं उनकी कंसल्ट लेते हैं और उसके द्वारा वो कार्य करते हैं।
विद्यालय में वाणिज्य कॉमर्स इसको कहते हैं, वाणिज्य या लेखांकन के, वाणिज्य या लेखांकन के विशेषज्ञ शायद ही कुछ व्यक्ति होते हैं जो प्रबंधन की जटिलता को दूर कर सके। इस प्रकार से जो है विद्यालय के प्रबंधन के लिए विद्यालय के अंदर लेखांकन जो अकाउंटेंट होते हैं वो एक संस्था के वाणिज्य संबंधी वित्त संबंधी व्यवस्था को मेंटेन करते हैं और उसके अनुसार वो कार्य करते हैं आगामी भावी योजनाओं के ऊपर, जो कि एक संस्था के लिए बहुत अनिवार्य माना जाता है। वित्तीय प्रबंधन के शोध तथा सिद्धांत स्पष्ट कीजिए। साथ ही घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने आप को कोरोना से बचाने का प्रयास कीजिए।